बिहार में शराब बंद है और लोकतंत्र के मंदिर में शराब की बोतलें मिल रही हैं। विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर रहा है। माननीय एक दूसरे को गाली महज इसलिए देने लगते हैं क्योंकि किसी नेता ने किसी नेता को आपकी जगह तुम संबोधन का प्रयोग किया। यह बदलते बिहार की तस्वीर है, यह शराबबंदी वाले बिहार की तस्वीर है, यह सुशासन वाले बिहार की तस्वीर है। आइए तफसील से देखते हैं कि इस तस्वीर को हर साल विधानसभा सत्र जब जब शुरू होता है तो उससे बड़ी उम्मीदें होती हैं कि वहां कुछ सार्थक बातचीत होगी जिससे जनता का हित होगा। लेकिन बिहार विधानसभा में तुम कहने पर दो नेता आपस में लड़ बैठते हैं। यह बात बिहार विधानसभा के परिसर की है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में बाहर के कई राज्यों से शराब आ रही है, सबसे पहले अफसरों के यहां चेकिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब मिलने के मामले में मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। शराबबंदी पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, चाहे वह सदन के बाहर हो चाहे वह सदन के अंदर। हर जगह महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार बिहार में शराब को कम करने के लिए क्या कर रही है। और जब विधानसभा के परिसर में ही शराब की खाली बोतलें मिल रही हैं तो सरकार कैसे दावा कर सकती है कि पूरे बिहार में शराबबंदी अच्छे से लागू की जा रही है। विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल से विधायक तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को दोषी करार देते हुए इस्तीफा देने की मांग की। तेजस्वी यादव ने सरकार की शराबबंदी को लेकर मंशा और क्या कुछ किया जा रहा है इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम नीतीश ने हाल ही में बड़ी समीक्षा बैठक की थी। आज लोकतंत्र के मंदिर के कैंपस में शराब की खाली बोतल मिल रही है। यह साबित करता है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। शपथ नौटंकी है, सरकार इसका जवाब नहीं देगी, कहेगी विपक्ष की साजिश है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार में विश्वविद्यालयों में हो रही अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर के भी विपक्ष ने सवाल उठाया। बिहार विधानसभा परिषद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पटल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हुए बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग की है। कहा है कि क्या वजह है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के ही कुलपति लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षाविदों को कुलपति क्यों नहीं बना रही है सरकार। उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हो रही है, इससे बिहार की उच्च शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसीलिए इस विषय पर सदन में चर्चा जरूरी है। इसका जवाब देते हुए बिहार विधानसभा के सभापति साफ तौर पर स्थगन प्रस्ताव पारित करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का मामला जांच का विषय है, उस पर चर्चा करने या किसी भी बाहरी दबाव को मानने से जांच प्रभावित होगी, इसीलिए इस पर बात नहीं की जाएगी। अब यहां सवाल उठता है कि सरकार भ्रष्टाचार के सवाल से क्यों भाग रही है। सरकार क्यों नहीं जवाब देती है कि जब बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है तो विधानसभा परिसर के अंदर 2 बोतल शराब की कहां से आई। इसका मतलब होता है कि सरकार का फेलियर है और सरकार को पता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शराबबंदी अब निरस्त करने के काबिल नहीं रही है। सरकार शराबबंदी के नाम पर आम आदमी और गरीबों का उत्पीड़न कर रही है, जबकि अपने ही विधायकों और अधीनस्थों को शराबबंदी कानून का ढंग से पालन नहीं करवा पा रही है। इसी चीज का नतीजा है कि कभी बिहार विधानसभा परिसर में तो कभी समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के गेट पर शराब की बोतलें मिलती हैं। इसके अलावा सवाल और मुद्दों पर भी उठे। मसलन कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टियों ने बैनर लेकर विधानमंडल के सामने प्रदर्शन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर बोलते हुए यह कह दिया कि अगर आप इजाजत दें, आप कहें तो हम सदस्यों को भी जांच करा दें, हम जांच करा दें कि आखिर शराब कहां से आ गई विधानसभा परिसर के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा परिसर के अंदर शराब आ गई है तो बहुत खराब बात है, और अगर आप चाहेंगे तो हम सबकी जांच करा देंगे, हम आदेश दे देंगे बिहार पुलिस के मुखिया को। उसके अलावा एक तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के विधायकों ने रोसड़ा में पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत मामले में ईओ और एसपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बिहार में विकास के मुद्दे को लेकर विरोध कर रही थी। वहीं आरजेडी ने अपराध के मुद्दे पर नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करी और सदन के अंदर शराबबंदी और रोजगार के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आया। नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए कि जब तमाम बिहार के विपक्षी नेता, मीडिया संस्थान, आम लोग, अर्थव्यवस्था के जानकार सभी लोग शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी है
जो एक अच्छे इरादे वाले फैसले को गलत साबित कर रही है। शराबबंदी कानून अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा फैसला है और कहीं ना कहीं बिहार के दूर दराज के गांव, गरीब परिवारों के लिए एक बेहतर फैसला हो सकता था। लेकिन उसके साथ साथ यह भी सोचने का विषय है कि शराब कानूनी तौर से बंद करके नहीं रोकी जा सकती है। बिहार के चारों तरफ मौजूद राज्यों और नेपाल के साथ लगने वाली सीमा किसी भी ऐसे इरादे के लिए खतरा है। अतः सरकार को पहले सीमाओं से निपटना चाहिए, ना कि पुलिस को भड़ास निकालने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए। और अपनी कुंठा जाहिर करने के लिए नाकाम बिहार पुलिस एक आम परिवार में जाकर छापामारी करे, जहां बमुश्किल उसे आधा लीटर 1 लीटर शराब मिलेगी। नीतीश कुमार जी जिसे अपना इनपुट कह रहे हैं, जिससे कह रहे हैं कि सूचना के आधार पर छापेमारी की जा रही है और जिस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए 1 लीटर शराब पकड़ रहे हैं, दरअसल उस प्रक्रिया में उससे ज्यादा बार कानून की धज्जियां उड़ चुकी है। इसीलिए सरकार को फॉर्मेलिटी के लिए समीक्षा बैठक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है इस कागज में दिख रहे अच्छे फैसले को जमीन पर नेक इरादे से उतारने की। माफिया की मदद करने के लिए या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर महिला वोटर वर्ग को अंधेरे में रखकर रिझाने के लिए यह सब बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को नैतिकता के आधार पर यह सोचना चाहिए कि यह फैसला कागजों में जितना क्रांतिकारी लगता है, क्या जमीन पर उसका 10% भी उतर पा रहा है? और अगर नहीं उतर पा रहा है तो इस कागज के क्रांतिकारी फैसले पर तटस्थ होकर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। अब आते हैं अपनी अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक निजी मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर बन रहा है और काशी तथा मथुरा की बारी है। मौर्य ने कहा कि जैसे हम लोग आंदोलन के समय नारा लगाते थे कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी, काशी और मथुरा दोनों हमारी है। काशी में कॉरिडोर बन चुका है, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। यह सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जनता के आशीर्वाद से हो रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है और सभी पार्टियां दम लगाकर प्रचार कर रही हैं। जहां एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो विपक्ष की चुनौती इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। 2017 में नेस्तनाबूत हो गए उत्तर प्रदेश के समस्त विपक्षी दल अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से प्रदेश की भाजपा सरकार को हटाया जा सके, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम 5 साल के कामों को आगे और वादों के जरिए जोर शोर से प्रचारित कर रही है और जनता को अपनी तरफ एक बार फिर लुभाने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं अपनी इन शॉर्ट्स की दूसरी खबर पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने देवाश्रम बोर्ड को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि 4 धाम देवाश्रम प्रबंधन अधिनियम 2019 द्वारा गठित बोर्ड बनने के बाद बनी स्थितियों और सभी हितधारकों के पक्षों पर विचार करने के बाद सरकार ने बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। बता दें कि जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा भी प्रस्तावित है और 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की रैली बेहद अहम हो जाती है और उत्तराखंड के सभी मंदिरों के पुजारियों और संतों का लगातार यह विरोध हो रहा है कि 4 धाम देवाश्रम बोर्ड को वापस ले लिया जाए, उसे भंग कर दिया जाए, नहीं तो वह भाजपा का विरोध करेंगे। और इन्हीं चीजों के चलते आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि देवाश्रम बोर्ड की भंग किया जा रहा है। अब आते हैं अपने इन शॉर्ट की तीसरी खबर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय मूल के जितने हैं, उनके फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। कल ट्विटर के सीईओ जैक रिटायर हो गए और उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि भारतीय ट्विटर एम्प्लॉय तकरीबन 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से ट्विटर में काम कर रहे पराग अग्रवाल अब ट्विटर के नए सीईओ होंगे। बता दें कि पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर के साथ जुड़े थे। इससे पहले वो याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की है। ट्विटर में उन्हें अक्टूबर 2017 में कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि सीटीओ बनाया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार पराग की कुल आय $1.52 मिलियन है। अब आते हैं अपने अगले इन शॉर्ट्स की खबर पर। एक तरफ जहां कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में प्रदेश की गलियों की खाक छान रही है और युवाओं को बेहतर भविष्य का वादा कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के धरने और अनशन को आज 3 दिन पूरे हो गए हैं। ये युवा अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव
प्रियंका गांधी से मिलने यूपी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें प्रियंका गांधी की ओर से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगार युवा प्रियंका गांधी से मिलकर राजस्थान में 2018 के चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए गहलोत सरकार पर दबाव बनवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आईटीसी की नेस्ले के खिलाफ की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आईटीसी ने नेस्ले पर आरोप लगाया था कि वह उनकी टैगलाइन को चुराकर अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल आईटीसी ने 2010 में मैजिक मसाला फ्लेवर पेश किया था, जबकि नेस्ले ने बाद में वर्ष 2013 में मैगी एक्स्ट्रा डिलीशियस मैजिक मसाला का उपयोग करना शुरू किया। और इसी को लेकर के आईटीसी का आरोप था कि मैजिक मसाला हमारी प्रोडक्ट का बेस और ग्राहक मैजिक मसाला नाम से आईटीसी के प्रोडक्ट हिप्पी को ही याद करता है। आईटीसी द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि मैजिक मसाला टैगलाइन अपने समग्र ट्रेडमार्क का अभिन्न अंग है, यानी सनफिस्ट हिप्पी नूडल्स मैजिक मसाला। लोगों ने अपने उत्पाद को मैजिक मसाला टैगलाइन के साथ जोड़ा। आगे आईटीसी की ओर से कहा गया कि अन्य कंपनियां हमारे टैगलाइन का इस्तेमाल हमारे ग्राहकों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए कर रही है, इसीलिए इस टैगलाइन के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल किसी भी कंपनी के द्वारा किसी भी रूप में किए जाने से सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों को समझ में आता है कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या नहीं, और मैजिक मसाला आईटीसी के ट्रेडमार्क पर नहीं है, इसीलिए इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आते हैं अपनी खबर अपने जनता एक्शन शो के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो है नसीहत। आज की नसीहत पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की तरफ से है। वे कहते हैं कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है, यानी जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है या जो कुछ भी आपके साथ होने वाला है उसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े थे। यह स्टोरी हमारे लिए अनुराग मिश्रा ने लिखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।